हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पेंस क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर 3 है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखना है तो उसकी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली ये वीडियो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में है, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो इकोनॉमिक के रिपीटेड थीम्स एंड रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में है। तो सबसे पहले रिपीटेड थीम है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इसमें रिपीटेड टॉपिक्स है एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक, ये 2019 में आ चुका है। उसके बाद है लीगल टेंडर मनी, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये 2013 में आ चुका है। उसके बाद है रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, ये 2013 में आ चुका है। उसके बाद है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड भी बोलते हैं, भी 2013 में आ चुका है। उसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये 2013 में आ चुका है। उसके बाद है बसील 3 नॉर्म्स, ये 2015 में आ चुका है। फिर आता है बैंक रेट, ये 2013 में आ चुका है और 2015 में आ चुका है। उसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये 2014 में आ चुका है। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, ये 2013 और 2014 में भी आ चुका है। उसके बाद है पेमेंट्स बैंक, ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स एनपीए, ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, 2016 में आ चुका है। स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में आ चुका है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ अ बैंक, सीएआर, ये भी 2018 में आ चुका है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, एमसीएलआर, ये 2016 में आ चुका है। फिर आता है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये 2019 और 2022 में आ चुका है। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, 2019 में आ चुका है ये। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन बैंकिंग सिस्टम, ये भी 2019 में आ चुका है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये 2020 में आ चुका है। एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ये 2021 में आ चुका है। फिर आता है एग्रीगेट मनी सप्लाई, ये 2020 में आ चुका है। मनी मल्टीप्लायर, ये 2019 में आ चुका है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, बिल्स, ये 2018 और 2020 में आ चुका है। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये 2013 में आ चुका है और 2015 में आ चुका है। फिर आता है फिजिकल डेफिसिट, ये 2017 में आ चुका है। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज, ये 2017 में आ चुका है। और द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद है आरबीआई रोल इन मनी सप्लाई, ये 2019 में आ चुका है। और कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ये 2019 में आ चुका है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये 2015 और 2019 में आ चुका है। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये 2014 में आ चुका है। उसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 2020 में आ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी 2020 में आ चुका है। इकोनॉमिक कंटेजियन, ये भी 2020 में आ चुका है। और इकोनॉमिक रिसेशन, ये 2021 में आ चुका है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय द ए ऑप्शन बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the bank board bureau, which of the following statements are correct? The governor of RBI is the chairman of bank board bureau. BBB recommend for the selection of heads for public sector banks. BBB helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. Select the correct answer using the code given below. A option 1 and 2 only, B option 2 and 3 only, C option 1 and 3 only, D option 1, 2 and 3. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the more money multiplier in an economy increases with which one of the following? Increase in the cash reserve ratio, increase in the banking habit of the population, increase in the statutory liquidity ratio, increase in the population of the country. Next question है, the money multiplier in an economy increases with which one of the following? Increase in the cash reserve ratio in the banks, increase in the statutory liquidity ratio in the banks, increase in the banking habit of the people, increase in the population of the country.
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे पहले रिपीटेड टॉपिक आता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जो 2015 और 2022 में आ चुका है। उसके बाद है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये 2021 में आ चुका है। मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट 2013 और 2021 में आ चुका है। फिर उसके बाद है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स, ये 2013 में आ चुका है। फिर उसके बाद है जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2013 में आ चुका है। तो हम रिपीटेड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If the interest rate in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the following statements given above are correct? Option A 1 and 2 only. Option B 2 and 3 only. Option C 1 and 3 only. Option D 1, 2 and 3. Next question है which of the following is likely to be the most inflationary and its effect? Option A repayment of public debt. Option B borrowing from the public to the finance of public deficit, budget deficit. Borrowing from banks to finance a budget deficit. Option D है creating new money to finance a budget deficit. उसके बाद है next question which of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Repayment of public debt, borrowing from the public to finance a new budget deficit, borrowing from the banks to finance a budget deficit, and creation of new money to finance a budget deficit. नेक्स्ट थीम है डिजिटल पेमेंट और इकोनॉमी इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले रिपीटेड टॉपिक है डिजिटल इंडिया, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद है बिटकॉइन, ये 2016 में आ चुका है। फिर आता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये 2017 और 2018 में आ चुका है। उसके बाद भारत इंटरफेस फॉर मनी भी, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, ये 2017 में आ चुका है। उसके बाद है मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद है नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी, ये 2022 में आ चुका है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन promoting the financial inclusion in the country. NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. Which of the following given above these are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Next question है which one of the following links all the ATM in India? Indian Banks Association, National Security Depository Limited, National Payment Corporation of India, Reserve Bank of India. उसके बाद है with reference to the non-fungible tokens, NFT consider the following statements. They enable the digital representation of physical assets. They are unique cryptography tokens that exist on a blockchain. They can be traded on exchange at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट रिपीटेड थीम है टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, जिसमें सबसे रिपीटेड टॉपिक है सेल्स इन इंडिया, जो 2014 में आ चुका है। उसके बाद है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद है टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, 2017 में आ चुका है। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये 2017 में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट रिपीटेड थीम है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले रिपीटेड टॉपिक आता है वेंचर कैपिटल, ये 2014 में आ चुका है। उसके बाद है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ये 2017 में आ चुका है। उसके बाद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2021 में आ चुका है। उसके बाद है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल इन एग्रीकल्चर, ये 2020 में आ चुका है। उसके बाद है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ये 2022 में आ चुका है। तो हम PYQ देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight.
सेकंड है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक बोरिंग्स। उसके बाद है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन above are correct? Option A 1 and 2, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सबसे पहले रिपीटेड टॉपिक आता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये 2015 में आ चुका है। उसके बाद है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये 2019 में आ चुका है। उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये 2015 में आ चुका है। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये 2015 में आ चुका है। उसके बाद है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 2020 में आ चुका है। उसके बाद है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, ये 2022 में आ चुका है। एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी 2022 में आ चुका है। उसके बाद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये 2022 में आ चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें सबसे पहले रिपोर्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक आता है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, ये 2015 में आ चुका है। उसके बाद आता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये 2019 में आ चुका है। एक्सटर्नल डेप्ट, ये 2019 में आ चुका है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी 2021, जो 2022 में आ चुका है। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये 2013 में आ चुका है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये 2016 में आ चुका है। यूएस फेडरल रिजर्व, ये 2022 में आ चुका है। और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये 2022 में भी आ चुका है। तो हम पीवाईक्यू टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट it necessarily improve the competitiveness of the domestic export in its foreign market, increase the foreign value of a domestic currency, improve the trade balance. Which of the following statement is or are correct? Option A 1 only, option B 1 and 2, option 3 C 3 only, option D 2 and 3 only. So next question है consider the following statement. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowing. Devaluation of domestic currency decrease the currency risk associated with ECB. Which of the following statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम है आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, जिसमें रिपीटेड टॉपिक आता है रोल इन इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड मनी सप्लाई, जो कि 2019, 2020 और 2022 में रिपीटेड टॉपिक आ चुका है। उसके बाद है गवर्नर ऑफ आरबीआई 2021। उसके बाद है रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक 2013 में आ चुका है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट 2021 में आ चुका है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा, पॉपुलरली नोन एज डाटा डिक्टैट, ये 2019 में आ चुका है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी रोल, ये 2020 में आ चुका है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये 2014 में आ चुका है। उसके बाद है नेट डिमांड एट टाइम लाइबिलिटीज, ये 2014 में आ चुका है। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये 2015 में आ चुका है। तो अब हम पीवाईक्यू देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ एन इंडियन रूपी? Option A curbing imports of non-essential goods and promoting exports. Option B encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds. Option C easing conditions relating to the external commercial borrowing. Option D following an expansionary monetary policy. Next question है in India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Option A Department of Consumer Affairs. Option B Expenditure Management Commission. Option C Financial Stability and Development Council. Option D Reserve Bank of India. उसके बाद नेक्स्ट रिपीटेड थीम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें रिपीटेड टॉपिक आता है 5 ईयर प्लान एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ये 2014 में भी आ चुका है।
2019 में भी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड थीम है इंडियन रिलेशन विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये 2022 में पूछा गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ, ये 2020 में पूछा गया है। AIIIB, ये 2019 में पूछा गया है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, एशियन एंड IMF, ये 2016 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थीम आती है वेरियस इन्वेस्टमेंट मेथड्स, जिसमें इम्पोर्टेंट रिपीटेड टॉपिक आता है सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड स्कीम 2016, साला बॉन्ड 2016, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2021, ट्रेजरी बिल्स 2018-2021, गवर्नमेंट बॉन्ड 2021। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम आती है फाइनेंशियल और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, जिसमें टॉपिक आता है सेबी एंड इट्स रोल्स, ये 2018 में आ चुका है। उसके बाद आता है RBI एंड इट्स रोल्स, ये 2014 में आ चुका है। फिर आता है NPCI, ये भी 2017 में आ चुका है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है डेफिसिट बजट, ये 2015 और 2016 में आ चुका है। उसके बाद है कैपिटल बजट, ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये भी 2016 में आ चुका है। उसके बाद है स्टेडली इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड, ये 2017 में आ चुका है और 2018 में आ चुका है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो दिस इज द ऋतिक शर्मा, योर हेल्पिंग हैंड। स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस। जय हिंद, थैंक यू सो मच।